हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिक कहानी सारी की सारी वही है जो पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ में पढ़ा था। हाँ, कुछ चीज़ें नई ज़रूर आएंगी और कुछ क्वेश्चंस जो पिछले चैप्टर्स में हमारे सामने रहे उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। फिर एक और टर्म मैंने वहाँ पे पीछे दिखा रखी है स्क्रीन पे, कम्प्लेक्स आयन, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे किसी एक सॉल्ट से और डबल सॉल्ट से कि उनमें क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, स्पेशल कंपाउंड आई शुड से, जिनमें कोई एक मेटल आपको दिखाई देती है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं और इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, जिसको मैं यहाँ पे L से डिफाइन कर रहा हूँ, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इस स्पीसीज को यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है लिगेंड्स। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है इसकी खाली ऑर्बिटल्स में थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मुझे लगता है सभी को ये बात क्लियर रहेगी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें पेयर किसी एक के पास होता है और वही डोनर को डोनेट करेगा और ये एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से हमारे पास जो कुछ एक कंपाउंड बनते हैं जिसमें कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल वाली बॉडी जनरली मेटल और एक डोनर स्पीसीज लिगेंड जनरली विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपस में कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड होकर एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लेक्स आयन। ये कोई एक आयन होता है, कैटायन या एनायन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के फॉर्म पे लिखूं तो COCl6 3 नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्राई नेगेटिव आयन है तो ये गलत नहीं है। डेफिनेटली 3 नेगेटिव चार्ज है और ये एक एनायन है, ट्राई नेगेटिव आयन एक एनायन है, जिसको अगर मैं थोड़ा सा डीपली स्टडी करूं तो मुझे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एनायन में 6 नेगेटिव आयन्स हैं और एक पॉजिटिव आयन है। मींस 2 तरह के आयन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर और उनसे मिलके ये एक आयन बना हुआ है जिसमें इन आयन्स के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसका अपना ही कोई कैरेक्टर है। इसमें ये 2 तरह के आयन्स हैं, उन 2 तरह के आयन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल नहीं होती, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे FeCN6 3 नेगेटिव को आप देखें, एक एनायन है दोबारा आपके सामने, एक Fe3+ का आयन है उसमें और 6 साइनाइड के आयन हैं। टोटल 7 आयन्स हैं। इन 7 आयन से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स आयन बना हुआ है। तो अगर मैं इस आयन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, फीचर्स देखूं, प्रॉपर्टीज़ देखूं, तो वो प्रॉपर्टीज़ मुझे Fe3+ की प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखती, वो मुझे इस साइनाइड की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं दिखती, बट एक अलग इस पूरे आयन की प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं, जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर आयन को बोल रहा हूँ कि वो एक कम्प्लेक्स आयन है। The complex ion is the ion which is made of 2 or more different ions, but no ion is giving its characteristic in that complex ion. ये सिंपल सा डेफिनेशन रहता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन का। और क्या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पार्ट हो सकता है? तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मेटल है Fe और उसकी खाली ऑर्बिटल्स में ये Cn लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये जुड़ रहा है, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कह सकता हूँ। हाँ, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। ठीक है, मैंने अभी आयंस की फॉर्म में दिखा रखा है। अगर मैं इस 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ K3 लिख देता हूँ तो डेफिनेटली फिर ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक मेटल
और एक लिगैंड। ये दो ही चीज़ें हमारे लिए सबसे पहले प्राइम इम्पोर्टेंस है, हमारी नीड है। हम इनको समझते हुए इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम समझते हैं कि ये डबल सॉल्ट क्या होता है और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, या डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो मेरे पास फेरस सल्फेट था और मैंने उसके अंदर अमोनियम सल्फेट डाला, दोनों सिंपल साल्ट है। ये फेरस सल्फेट फेरस हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट है। दोनों का इक्विमोलर अमाउंट हमने जब मिक्स किया, इक्विमोलर मीन्स द सेम नंबर ऑफ मोल्स, जब हमने मिक्स किया से 1:1 मिक्स किया हमने, तो हमें एक प्रोडक्ट मिला जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फेरस सल्फेट डायमोनियम सल्फेट .6H2O। बड़ा कॉमन सामने आने वाला ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है मोहज सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट था एक्चुअली। दो सिंपल सॉल्ट्स का इक्विमोलर अमाउंट, दो सिंपल सॉल्ट्स का इक्विमोलर अमाउंट। ये जो बार बार मैं इक्विमोलर अमाउंट पे जोर दे रहा हूँ, मतलब कंडीशनल है क्या कि दोनों सॉल्ट्स जो मैं ले रहा हूँ सिंपल वो इक्वल मोल्स ही होने चाहिए? तो यस, वो इक्वल मोल्स ही होने चाहिए, बिल्कुल ये एक कंडीशन है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको डबल सॉल्ट का। सपोज मैंने पोटेशियम सल्फेट लिया, उसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दिया, इक्विमोलर अमाउंट लिया, दोनों को मिक्स किया, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O पोटाशियम। ये भी एक डबल सॉल्ट है। मेरे पास एक सॉल्ट है, यहाँ पे KCl ले लेता हूँ और इसको मैं KCN ले लेता हूँ, पोटेशियम साइनाइड। तो ये एक बेस KOH और एक एसिड HCN का सॉल्ट है। दोनों को मिलाने पे वाटर मिलेगा और KCN एक सॉल्ट मिल जाएगा। इसको मैं फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये भी एक सॉल्ट है। जैसे ये दो सॉल्ट थे, यहाँ पे भी वैसे ही वही दो सॉल्ट लिए, अलग एग्जांपल्स के साथ। दोनों को मैं मिक्स करता हूँ। जब मैं 6 मोल KCN और फेरस सल्फेट को रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है K4FeCN6 प्लस K2SO4। ये जो बना है आपके पास, ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जबकि ये डबल सॉल्ट बना रहे थे। डबल सॉल्ट बनाते हुए जब दो सिंपल सॉल्ट आप ऐड करते हैं तो दोनों का रेशो 1:1 ही होना चाहिए, ये कंडीशनल है। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तब तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1:1 ही लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6:1 रेशो लिया हुआ है। दोनों में क्या फ़र्क है? जब मैं दो सॉल्ट्स को मिक्स करके एक डबल सॉल्ट बनाता हूँ या दो डिफरेंट सॉल्ट्स को मिक्स करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता हूँ, तो दोनों में क्या फ़र्क आता है? पहला फ़र्क देखें, यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट हैं, देखिए ध्यान से, पोटाशियम आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है। ये सब आयंस आपस में सिंपली आयनिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप पानी के अंदर इनको डालते हैं तो ये सारे के सारे फर्निश्ड हो जाएंगे, सारे के सारे टूट जाएंगे। मीन्स आपको मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर था और उसके अंदर मैंने इस पोटाशियम को डाला, तो मैं यहाँ पे पोटेशियम आयंस पाऊँगा फ्री लिबरेटेड, सल्फेट आयंस पाऊँगा फ्री लिबरेटेड, एल्यूमिनियम आयंस पाऊँगा फ्री लिबरेटेड। अगर मैं लेट मी कॉल सल्फेट को आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट होता है
बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स डालूँगा तो मुझे यहाँ बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट अपीयर्ड होते नज़र आएंगे, जो सल्फेट की प्रेजेंस मुझे डिटेक्ट करके बताते हैं। या मैं एल्युमिनियम की प्रेजेंस डिटेक्ट करना चाहूँ, मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जिलेटिनस वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मुझे बनते नज़र आएंगे, यानी कि ये एल्युमिनियम की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता हूँ। और सिमिलरली मैं किसी सुटेबल रीजेंट से पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसने अपने सारे आयंस को यहाँ फ्री रखा हुआ है, आज़ादी से घूम रहे हैं, सब अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपनी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस शो करते हैं, रिजल्टिंग डिटेक्टेबल हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ तो इसको पानी में डाले जाने पे क्या मैं पोटाशियम आयंस की, फेरस आयंस की या साइनाइड की प्रेजेंस डिटेक्ट कर पाऊँगा? क्या इसको पानी में डाले जाने पे मुझे K+, Fe2+ और Cn नेगेटिव की डिटेक्शन होगी? तो जवाब है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Fe और Cn के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं रादर, और अच्छा बोलूँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी के अंदर जाके नहीं टूटने वाले। रिजल्टिंग ये जो FeCN6 है, ये FeCN6 एक एनायन की फॉर्म में, टेट्रा नेगेटिव आयंस की फॉर्म में, और ये 4 K+, ये अलग होंगे। ये K+ की प्रेजेंस डिटेक्ट करेगा। इस पूरे आयंस का अगर कोई टेस्टिफिकेशन आपके पास है, कोई रिजेंट है, जैसे मैं फेरोफेरिसाइनाइड बनाता देख सकता हूँ इसके अंदर फेरिक क्लोराइड डाल के, बट मैं इंडिविजुअली फेरस आयन की प्रेजेंस या साइनाइड आयंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, एज ए होल ये आयन अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है और अपने किसी भी सुटेबल रीजेंट से अपनी प्रेजेंस को डिटेक्टेबल रहेगा, दिखा सकते हैं हम कि हाँ ये पूरा आयन प्रेजेंट है, बट साइनाइड प्रेजेंट है ऐसा हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इन बातों से हमें क्लियर पता चल जाता है कि डबल सॉल्ट में जो सिंपल आयंस हैं वो आयनिक अट्रैक्शन से जुड़े हैं, जबकि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ये अपनी प्रेजेंस सभी शो करते हैं, डिटेक्टेबल हैं टेस्टिंग के थ्रू, जबकि ये डिटेक्टेबल नहीं होते। रादर कॉम्प्लेक्स आयन एक अपना यूनिक कैरेक्टर शो करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कैरेक्टर्स को वो रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए, तो ये तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स आयन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देखा। हम लोग यहाँ सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये किन दो चीज़ों से या कैसे कैसे फॉर्म्ड हैं। तो मैं फिर एक बार आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि बस दो ही चीज़ों पे आप दिमाग लगाएंगे, एक मेटल और एक लिगैंड। ये अगर हैं तो मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने की तैयारी में है। मेटल या कोई भी स्पीसीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हों वो हमारी रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में हमें मेटल ही दिखेंगी। डी ब्लॉक की एफ वाली भी बनाती हैं, बट हम लोग एफ वालों के एग्जांपल यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हमारे डी वाले रहेंगे। तो ये मेटल्स हैं और सभी मेटल्स के पास हम लोग पढ़ चुके हैं कि खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। आप किसी भी मेटल का एग्जाम्पल उठाएं, सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। मैं जिंक दिखा रहा हूँ आपको 3d10 4s2, या मैं आपको स्कैंडियम दिखाऊं 3d1 4s2। फोर्थ पीरियड के मेंबर हैं दोनों, 4s फिल्ड है, 4p खाली है, 4d खाली है, सेम वहाँ पे भी। इसके पास तो अंदर d भी खाली है। तो अपनी अंदर वाली d ऑर्बिटल्स में अगर पॉसिबिलिटी है तो, या अपनी आउटर वाली d ऑर्बिटल्स में, वो तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है ही सही, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर बॉडी से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। रिजल्टिंग ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मेटल के पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए। दूसरा है लिगैंड। तो फिर मैं रिकॉल कराना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, ताकि वो मेटल की उस खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए, तो उसको मैं एज ए लिगैंड कैटेगराइज कर देता हूँ। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आते हैं हमारे पास वो बेसिकली तीन तरह के हमें नज़र आते हैं। एक आते हैं कैटायनिक, एक आते हैं एनायनिक, और एक आते हैं न्यूट्रल। जैसे आप इसको देखें FeNH3 6 3 पॉजिटिव, ये एक
कैटाइनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। FeCN6 3 नेगेटिव, ये एक एनाइनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। FeNH33CN3 ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। कैटाइनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनाइनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज एनाइन है, और न्यूट्रल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी तरह का कोई चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। लिगैंड्स को देखते हैं फिर। लिगैंड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। मेटल्स का तो सिंपल सा बात है, मेटल तो आपकी वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। आप उसको कैटेगराइज करें कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोई भी हो सकती है। इवन एस ब्लॉक की भी मेटल्स हो सकती हैं, तो वहाँ पे कुछ खास कैटेगराइजेशन नहीं है। हाँ, मैं ऐसे कैटेगराइजेशन कर तो सकता हूँ कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो लेसर नंबर ऑफ लिगैंड्स के साथ अटैच होती हैं। एक टर्म अभी समझाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे मेटल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाली मेटल्स होती हैं, या मॉडरेट कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाली मेटल होती हैं, या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाली मेटल्स होती हैं। बट मुझे लगता है कि हमारी उस पर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लिगैंड्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले, और मेटल्स का फिर बाद में देख लेंगे। लिगैंड्स को अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो कई तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ कि जो लिगैंड्स हैं वो बेसिस ऑफ चार्ज भी 3 तरह से कैटेगराइज्ड हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, या मैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। 1 बाय 1 हम इन तीनों बेसिस पे लिगैंड्स कैसे कैटेगराइज्ड हैं उनको स्टडी करेंगे। लिगैंड्स याद रखें वो स्पेसिस हैं जिनको मेटल की खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो सिंपल वही 3 टाइप हो जाएंगे, कैटायन, एनायन, न्यूट्रल। जैसे मैं कुछ एनायंस लेके आऊँ तो Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, सल्फेट नेगेटिव, हाइड्राइड, ऑक्साइड। आप इनके स्ट्रक्चर्स पे अगर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर लोन पेयर दिखाई देगा जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये सब एनाइनिक लिगैंड्स हैं। कुछ कैटाइनिक लिगैंड्स दिखाऊं मैं आपको। तो कैटाइनिक लिगैंड्स में भी कुछ ऐसा सीन रहेगा कि कहीं एक लोन पेयर आपको ज़रूर दिखाई देगा। ओवरऑल स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे आप इस एक स्पेसिस को देखें, हमें थोड़ा अजीब लगता है कैटायन कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट ऐसा हो जाता है, कुछ खास बात नहीं है। आप देख सकते हैं एक एन पे पॉजिटिव की वजह से ओवरऑल ये एक कैटायन बन गया। हाइड्राजीनियम है ये नाम इसका, हाइड्राजीनियम। तो और ये लोन पेयर प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा। तो ये हमारा एक कैटाइनिक लिगैंड हो सकता है चार्ज के बेस पे। ऐसे ही हमारे पास NO+ आता है, नाइट्रोसोनियम, वो भी एक कैटाइनिक लिगैंड्स की क्वालिटी है। और न्यूट्रल लिगैंड्स में देखूं तो बस आप ऐसा ढूंढ लीजिए कि फिर चार्ज भी ना हो और वो इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर पाए। तो मुझे वाटर याद आता है जहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, अमोनिया याद आता है जहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, या मैं बहुत सारे नाम लिख सकता हूँ। H2S है, PH3 है। P ब्लॉक में हमने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़े जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं और वो एज ए डोनर एक्ट कर सकते हैं। तो PPH3 है, PPH3 ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फोरस के साथ 3H की बजाय 3 फिनाइल बेंजीन की रिंग्स लगा दी हैं। तो ये सब न्यूट्रल लिगैंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल, कैटाइनिक और एनाइनिक 3 तरह के लिगैंड्स मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और एटॉमिसिटी के बेस पे भी, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है बट मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी पढ़ते हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे पास मोनोएटॉमिक लिगैंड्स आते हैं और एक हमारे पास पॉलीएटॉमिक लिगैंड्स आते हैं। बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है, 9th स्टैंडर्ड की क्लासिफिकेशन कह सकता हूँ मैं। मोनोएटॉमिक में H नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, या कोई और देखूँ तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब मोनोएटॉमिक
लिगेंड्स हैं, मतलब एक एटम के बने हुए लिगेंड्स मोनोटॉमिक लिगेंड्स हैं। और पॉली एटॉमिक में तो फिर है ही सही, CN नेगेटिव 2 एटम्स का बना है, या NO3 नेगेटिव 4 एटम्स का बना है, या सल्फेट 2 नेगेटिव 5 एटम्स का बना है। तो ये सब हमारे पास पॉली एटॉमिक लिगेंड्स की क्वालिटीज़ हैं। अमोनिया देखें आप, पॉली एटॉमिक है, ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव्स को ही देखें, तो ये भी पॉली एटॉमिक है। या हाइड्रोजीनियम को देखें आप, ये भी एक पॉली एटॉमिक लिगेंड की कैटेगरी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मोर देन 2 आयंस वहाँ प्रेजेंट हैं। डेंटिसिटी के बेस पे अगर हम देखें तो लिगेंड्स को काफ़ी टाइप्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। जैसे एक हमारे पास आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, एक बाईडेंटेट लिगेंड, एक ट्राईडेंटेट लिगेंड, एक टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, या मैं सिंपली एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ पॉलीडेंटेट। डेंटिसिटी वैसे तो एक बायोलॉजिकल टर्म है। डेंटिसिटी का मतलब होता है कुछ दांतों के फॉर्मूले से रिलेटेड, बायोलॉजी में डेंटिसिटी पढ़ाते हैं हम लोग। बट यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब सिंपल सा समझिए कि किसी एक मेटल को जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने डिफरेंट एटम्स हैं उसके पास जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और करता है। अगर वो एक ही जगह है तो वो मोनोडेंटेट, 2 जगह हैं तो बाईडेंटेट, 3 जगह हैं तो ट्राईडेंटेट, या ज़्यादा जगह हैं तो पॉलीडेंटेट। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास इस मेटल के पास कोई एक मोनोडेंटेट लिगेंड आया, कोई भी, वेदर इट इज़ H नेगेटिव, O नेगेटिव, S2 नेगेटिव या Cl नेगेटिव, तो ये तो लिगेंड ही ऐसा है जिसके पास एक ही एटम प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होना है, इधर H ने इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना है, तो ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड है ही सही, हमें कोई डाउट ही नहीं है इस पर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो डोनर पॉइंट है वो ऑक्सीजन है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। 2 लोन पेयर्स हैं, एक को वो डोनेट कर सकता है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास एक मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, यहीं से उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा। एक ही एटम है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। अमोनिया को देखें आप, ये नाइट्रोजन ही एक जगह है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी है। वहीं अगर 2 स्पीसीज, 2 पॉइंट्स हों जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, NH2 CH2 CH2 NH2। इस पर्टिकुलर लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, शॉर्ट में इसको ऐसे रिप्रेजेंटेड रहता है बुक्स के अंदर, EN। इथिलीन डाइअमीन भी प्रोनाउंस कर देते हैं समटाइम। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। मेटल की खाली ऑर्बिटल्स में ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये भी करता है, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स हैं इसके पास जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। रिजल्टिंग में इसको बोल सकता हूँ कि ये एक बाईडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाईडेंटेट लिगेंड है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, CH2 CH2 NH2, नाम है इसका डाई इथिलीन ट्राईअमीन। 3 Na ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप लगे हुए हैं और 2 इथिलीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो नाम है इसका डाई इथिलीन ट्राईअमीन। ये 3 जगह हैं जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आपका ट्राईडेंटेट लिगेंड होगा। सी हेयर, इस डोनेशन को छोड़ दो अभी फिलहाल। 1 2 3 4, सॉरी ये 4,
यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, 4 आपको अलग अलग साइट्स दिख रही हैं जहाँ से वो डोनेशन कर सकता है। दिस इज टेट्राइथिलीन, सॉरी ट्राईइथिलीन, 1 2 3, ट्राईइथिलीन 1 2 3 4, टेट्राअमीन, ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन, ये एक टेट्राडेंटेट लिगैंड है। फिर दोबारा देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड था इथिलीन डाइअमीन, जिसको मैं बाईडेंटेट या डाईडेंटेट बोल रहा था, मतलब 2 लोकेशंस थी जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, तो डाईडेंटेट बोल दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे इन 2 H को रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 ग्रुप लगा रहा हूँ, एसीटेट ग्रुप CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से भी इन 2 H को हटा देता हूँ, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 और 6 साइट्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है ये, नाम है इसका शॉर्ट में बहुत पॉपुलर EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ये इथाइलिन था, डाइअमीन्स लगे हुए थे और सब्स्टिट्यूशन कर दिया 4 एसीटेट ग्रुप से, तो EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ये एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है जो 6 जगह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। क्या ज़रूरी है कि कोई बाईडेंटेट है तो वो 2 जगह से ही करेगा? जैसे मैं आपको सल्फेट का केस बताऊं, तो वैसे ही एक बाईडेंटेट लिगैंड होता है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज आप देखते हैं और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज आप देखते हैं, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है 2 जगह पे। रिजल्टिंग मुझे बोलना चाहिए कि ये तो एक बाईडेंटेट लिगैंड है, क्योंकि 2 जगह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, 2 अलग अलग एटम्स से कर रहा है। कोई ज़्यादा समस्या मुझे नज़र नहीं आती है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हमारे एग्जाम्पल पे मोनोडेंटेट ही पाता हूँ, मतलब ये एक ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो मेरे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे, फ्लेक्सीडेंटेट। ध्यान से समझिएगा इसको। फ्लेक्सीडेंटेट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है कि लिगैंड को कितनी साइट्स अपनी देनी है। 2 हैं, दोनों दे देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समटाइम एक से भी काम चलाता है, समटाइम दोनों जगहों से भी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। जैसे मैं F ब्लॉक की हैवी मेटल्स के साथ सल्फेट को देखूं, जो कि आप बुक में नहीं पाएंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पे ये एज ए बाईडेंटेट एक्ट करता है। जस्ट बिकॉज जो हैवी मेटल्स हैं स्पेशली लैंथेनॉइड्स की, वो जनरली हायर कोऑर्डिनेशन नंबर पोजेस करना चाहती हैं। ये 1 मिनट के लिए मैं इस बात को यहीं छोड़ के एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर और बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मेटल कितने पॉइंट्स से अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। लिगैंड्स कौन है, छोड़ो उसको। अगर मान लो सारे मोनोडेंटेट हैं और ये 6 मोनोडेंटेट लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मैं यूँ कुछ कहना चाह रहा हूँ कि इस मेटल के पास 6 साइट्स हैं जहाँ से ये 6 ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मे बी कोई एक बाईडेंटेट हो, NH2 NH2 CH2 CH2, हाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने तो अभी भी 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन लिया, लिगैंड्स का नंबर घट गया। पहले मैं 6 दिखा रहा था, अब मैं सिर्फ आपको 5 दिखा रहा हूँ, जिसमें 4 हाइड्रोजन है और एक ये इथिलीन डाइअमीन है। तो लिगैंड्स तो 5 हो गए हैं, बट मेटल तो अपनी वही 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है कि वो कितने डेंट ले रहा है, मींस कितने पॉइंट्स से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। इधर 1 और 2, तो इधर 4 बाकी, तो टोटल वही 6 रहा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी मेटल का, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड्स। आप देख लीजिए उसके साथ कितने लगे हैं, +2 इंटू बाईडेंटेट, क्योंकि बाईडेंटेट तो 2 जगह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, +3 इंटू ट्राईडेंटेट, +4 इंटू टेट्राडेंटेट, और ऐसे करते करते +6 इंटू हेक्साडेंटेट, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे कि मेटल कितनी जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। लिगैंड्स के नंबर को छोड़ो, कितनी जगहों पे,
ये जो 6 जगह हैं उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सपोज कीजिए, तो वो 6 कोई अकेला भी पूरी कर सकता है। मैं किसी हेक्साडेंटेट लिगैंड लाइक इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट को ले आऊँ तो अकेला ही बहुत है, 6 जगहों से इसको घूम फिर के अपना सेटिस्फाई कर देगा, इसकी सारे पॉइंट्स को फिल कर देगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 6 ही है, लिगैंड मैंने 1 डाला। तो लिगैंड्स के नंबर पे मत जाइए, सिर्फ ये देखिए कि मेटल कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, कितने पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गुजरा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो बहुत लो कोऑर्डिनेशन नंबर रखती हैं, जैसे मैं सिल्वर को देखूं तो ज़्यादातर वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिए हुए है, और अगर मैं क्रोमियम को देखूं, जिंक को देखूं तो वो 4 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लिए हुए हैं, और मैं सीरियम को देखूं, प्रेज्मोडियम को देखूं, F ब्लॉक वाले मेंबर्स मेटल्स को, या 5D 6D के मेंबर्स को देखूं तो वो ज़्यादातर 8 और 10 कोऑर्डिनेशन नंबर भी पोजेस किए हुए हैं। हालांकि हमारे सामने यहाँ एग्जांपल्स पे नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल तो 4 और 6 वाले ही हैं, कुछ थोड़े बहुत 2 वाले 2-3 एग्जांपल आते हैं, इससे ज़्यादा हायर वाले हमें यहाँ पे नहीं समझने होते। बट मेटल इस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का कैरेक्टर पोजेस किए हुए होती हैं। तो अब मैं वापस अपनी उसी पुरानी बात पे आ रहा हूँ। मान लीजिए कोई मेटल आई मेरे पास, लेट मी कॉल सीरियम आया, और मैंने उसको सल्फेट दिया बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जब मैंने सल्फेट दिया, तो क्योंकि सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो वेरी हाई था, लाइक 8 था सपोज करो, तो फिर सल्फेट वहाँ पे बाइडेंटेट लिगैंड की तरह से एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं सीरियम की बजाय यहाँ पे कोई और मेटल लाइक कोबाल्ट ले रहा हूँ, तो फिर वो, क्योंकि कोबाल्ट का तो इतना हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता नहीं है, तो फिर सल्फेट वहाँ पे मोनोडेंटेट की तरह से बिहेव करने की कोशिश करेगा। क्या वो वहाँ डाइडेंटेट की तरह से एक्ट नहीं कर सकता? तो मैं कहूँगा कि वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो करेगा या नहीं करेगा। बट हम लोग जनरली फेस नहीं करेंगे, हम लोग उसे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। हम तो सिर्फ ये समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो एक मोनोडेंटेट की तरह से बिहेव कर रहा है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि क्यों वो मुझे बाइडेंटेट नहीं दिख रहा। तो उसका सीधा सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि जब मैं मेटल को सल्फेट के थ्रू 2 जगहों से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना चाहता हूँ, मेटल मान लो लेना चाह रहा है, और मैं यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट उसको करवा के उसकी दोनों जगह फिट करना चाहता हूँ, दोनों उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो उसकी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उसको फिल करना चाहता हूँ मैं इस सल्फेट से। ये पूरा सल्फेट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं करता ज़्यादा ईजिली, क्योंकि जो ये बन रहा है स्ट्रक्चर, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, और 4 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल रहते हैं, बनना नहीं चाहते। 3 मेंबर्ड रिंग तो बनेंगे ही नहीं कभी, आप चिंता ही मत करो। 3 मेंबर्ड रिंग तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनते ही नहीं हैं। ऑर्गेनिक को यहाँ पे कोरिलेट मत कीजिएगा, वहाँ 3 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनने का कोई चांस नहीं है। 4 मेंबर रिंग बनते हैं बट अनस्टेबल होते हैं, तो रिलक्टेंट हैं। अब अगर कोई मेटल ही ऐसी आ गई जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर अपना हायर रखना है, तो फिर वो 2 जगह से वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कुछ हद तक रहता है। बट हम लोग क्योंकि नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर 4-6 के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो वहाँ ये नौबत आती नहीं है, तो इसलिए वो 4 मेंबर्ड रिंग बनाता नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, तो हमें समझ में आ गई होगी कि सल्फेट जो है वो है तो फ्लेक्सीडेंटेट, मीन्स एक जगह से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 2 जगह से भी कर सकता है, बट वो एक से ही हमें करता दिखाई देगा। सेम नाइट्रेट के लिए है, वो भी फ्लेक्सीडेंटेट हो सकता है, बट वो एक जगह से ही मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता दिखाई देगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँ यहाँ पे, तो मुझे फिर एक एग्जांपल नज़र आ रहा है NH2। नाम सभी रिकॉल कर लें, मुझे लगता है याद ही होगा सबको। वैसे तो हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन। थोड़े दिनों में फिर ऑर्गेनिक में इसको एज ए रीजेंट यूज़ करता दिखूंगा मैं। तो ये हाइड्राजीन है, NH2। अब मुझे लगा कि भाई ये भी तो यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, तो ये भी बाइडेंटेट की कैटेगरी में डाल दूँ। तो फिर आप ध्यान दे लो कि यहाँ पे आपको एक साइक्लिक रिंग 3 मेंबर का बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं अभी बता गया हूँ कि इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 3 मेंबर रिंग के बनने का कोई चांस नहीं है। रिजल्टिंग ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसी एक पॉइंट से ही करेगा, या इससे करेगा या इससे करेगा। रिजल्टिंग हाइड्राजीन एक मोनोडेंटेट लिगैंड ही होगा, ना कि आप उसे बाइडेंटेट कहेंगे। ना ये बाइडेंटेट होगा, ना ये फ्लेक्सीडेंटेट होगा,
बाइडेंटेट क्योंकि रिंग 3 मेंबर्ड बन रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो भी 3 मेंबर्ड बनाना था और वो बनना ही नहीं है, तो फिर हाइड्राजीन को मैं एक मोनोडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी ही दूंगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये वही मेटल दिखा दिया मैंने। अब की बार आपके सामने लिगैंड दिखा रहा हूं CN नेगेटिव, आपका वही साइनाइड, ये लो, ये जहां आपको 2 लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे। क्या ये एक दिखाने को तो मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, तो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये बाइडेंटेट की तरह से एक्ट कर पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्राई मेंबर ट्राईसाइक्लिक रिंग बन रहा है, तो 3 मेंबर रिंग तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। रिजल्टिंग क्या ये मोनोडेंटेट एक्ट कर पाएगा? हाँ, मोनोडेंटेट तो एक्ट करेगा, लेकिन ये C से भी डोनेशन कर सकता है और N से भी कर सकता है। दोनों अलग अलग एटम्स हैं। अगर ये भी N होता और ये भी N होता, फिर तो मुझे मोनोडेंटेट बोलना ही था, डेफिनेटली बोलना था, क्योंकि N और N में चाहिए N दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि C और N में 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आइदर C विल डोनेट और N विल डोनेट, तो मैं यहाँ पे एक और नई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। ये वो लिगैंड्स होते हैं जिनके पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बट कोई एक करता है डोनेशन। जैसे यहाँ पे CN आप देख रहे हैं, या मैं एक और एग्जांपल यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नाइट्रो। ये ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये N है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, करेगा कोई एक, आइदर N और O, तो मैं इसको भी एम्बीडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। एक और लिगैंड आता है मेरे पास SCN, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है SCN का, जनरली ऐसे लिखा रहता है SCN नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन पे एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक बॉन्ड कम है तो नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से 2 लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन पे। कार्बन चुपचाप बैठा है, सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना है तो आइदर N विल डोनेट और S विल डोनेट, दोनों डोनेट नहीं करेंगे। आपको लगेगा नहीं सर रिंग तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, इधर उधर जा सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं, वो भी एम्बीडेंट लिगैंड्स की ही कैटेगरी है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, एक कोई स्पेसिस मेटल की तरफ आके डाइवर्ट होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, आइदर S और N, रिजल्टिंग ये भी एक एम्बीडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे आपके पास, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, जो एम्बीडेंटेट लिगैंड्स हैं। पॉलीडेंटेट का कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप बाईडेंटेट ऑनवर्ड सभी को पॉलीडेंटेट बोल सकते थे। फ्लेक्सीडेंटेट एक नई चीज़ समझाई हम लोगों ने। और कुछ एग्जांपल्स इनके याद रखें, लाइक बाईडेंटेट में इथिलीन डाइअमीन सबसे इंपॉर्टेंट था। एक ऑक्जेलेट आता है, ऑक्जेलिक एसिड COOH होता है, तो उसके 2 H+ हटा दिए हैं, COO नेगेटिव ट्वाइस आपको जो दिखाया जा रहा है वो ऑक्जेलेट आयन रहेगा। या एक हमारे पास ग्लाइसिन आता है बाईडेंटेट लिगैंड में, जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, NH2 CH2 COO नेगेटिव, ये भी एक बाईडेंटेट लिगैंड रहेगा। ये 2 साइट्स हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो ये सारी की सारी कहानी आपको रिगार्डिंग द लिगैंड्स याद रखनी है। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किया है जस्ट अभी, और 2 इम्पोर्टेंट टूल आई शुड से, 2 कंपोनेंट आई शुड से, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे सामने इन्वॉल्व रहेंगे, लिगैंड्स और मेटल्स, इन दोनों को समझा है अभी। और अभी इनसे रिलेटेड और कुछ टर्मिनोलॉजी और कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाना है, कैसे उनका नाम लिखा जाना है, कैसे उनके अंदर बॉन्ड बने हुए हैं, क्या वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इस तरह की उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छे से इसको रिकॉल कीजिए, लर्न कीजिए। गुड बाय।